Hi dear learners of English grammar, greetings. This is M. Rahman and you are attending RSC classes of English language. We welcome you to our revised lecture number 1 in which we have a topic participles and translation based on participles. We'll understand how to translate Hindi sentences into English which are based on participles, and we'll use so many ways to translate our sentences. And before we begin to learn, let's understand in Hindi what is non-finite. आपने सुना होगा जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव ये नॉन फाइनाइट होते हैं. आखिरी नॉन फाइनाइट क्या होते हैं, पहले थोड़ा सा इसको आपको समझा देते हैं, उसके बाद अपनी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं. आमतौर से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये सब याद करते हैं और जहां पर भी हमें वर्ब नजर आती है हम उसे सीधे सीधे वर्ब मान लेते हैं. हमारे माइंड में ये बिल्कुल नहीं होता कि ये अपनी शक्ल से दिखने वाली जो वर्ब है ये एडजेक्टिव भी हो सकती है या ये कुछ और नाउन की तरह भी काम कर सकती है. अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी का यूज करते हैं और वह वर्ब की जगह नाउन का वर्क करती है, नाउन की तरह एक्ट करती है, नाउन का रोल प्ले करती है, तो वह जेरेंड कहलाता है. इन द सेम वे इफ योर बेस फॉर्म प्लस आईएनजी मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके अगर हम विशेषता की तरह से उसको काम में लें, वही पार्टिसिपल कहलाता है. तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि पार्टिसिपल जिसमें वो थर्ड फॉर्म हो, वह आईएनजी फॉर्म हो, हम एडजेक्टिव की तरह से कैसे यूज करते हैं. इन अदर वर्ड्स हम पार्टिसिपल्स का यूज कैसे करते हैं. और नॉन फाइनाइट जो होता है वर्ब का ऐसा यूज होता है जिसमें हम वर्ब को वर्ब की तरह से यूज नहीं करते. तो उसका पार्ट पार्टिसिपल जिसको हम 3 भागों में तोड़ सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. अब हम इसको पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता कब है और किस तरह से है. पार्टिसिपल को ट्रांसलेशन में यूज करने के लिए पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं. हम एक ऐसा एग्जाम्पल लिखेंगे जिसमें आपको सीधे सीधे एक एडजेक्टिव का यूज होता हुआ दिखाई देगा. बाद में उस एडजेक्टिव को हम पार्टिसिपल से सब्स्टिट्यूट करेंगे. जैसे कि हमने कहा आई सॉ अ नाइस ऑब्जेक्ट. आई सॉ अ नाइस ऑब्जेक्ट. यहां पर नाइस क्या है? ऑफ कोर्स एडजेक्टिव है. तो यहां पर नाइस एडजेक्टिव हुआ. अब हमने नाइस एक जो नॉर्मल एडजेक्टिव है हम याद करते हैं एडजेक्टिव के टाइप्स, उस एडजेक्टिव को हमने यहां से कर लिया. हमने यहां लिख दिया फ्लाइंग. मैंने एक उड़ने वाला ऑब्जेक्ट देखा. तो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का मतलब है उड़ने वाला. तो फ्लाई में आईएनजी लगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और ये विशेषता का काम कर रहा है. तो हो गया आई सॉ अ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट. अब इसकी दूसरी हिंदी एक अलग और तरह से भी हो सकती है. मैंने एक ऑब्जेक्ट को उड़ते हुए देखा. तो ऑब्जेक्ट की विशेषता तब भी फ्लाइंग है, लेकिन वहां पर ये कॉम्प्लीमेंट की तरह से यूज हुआ है. और कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे दूसरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं जिसमें आप कॉम्प्लीमेंट को समझ सकते हैं. फिलहाल हम लिखेंगे दोबारा से इस सेंटेंस को आई सॉ एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग. अब ट्रांसलेशन में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातों को मद्देनजर रखना होता है जो कि सेंटेंस में अंतर पैदा करती हैं और वे अंतर बड़े अंतर होते हैं. जब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो जनरली हमें सिखाया जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और कुछ इस तरह से आगे तक. आज हम उस ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रांसलेशन से कुछ अलग हट करके कुछ एडवांस सीखने जा रहे हैं जो कि आपको सिंथेसिस में भी, जो कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन में भी, ट्रांसलेशन में हर तरह से यूजफुल होने वाला है. तो आई सॉ एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग, तो इसका मतलब है मैंने एक ऑब्जेक्ट, वस्तु वगैरह कुछ भी हिंदी आप निकाल सकते हैं, उड़ती हुई देखी. तो ये वस्तु उड़ती हुई देखी, यानी मैंने वस्तु देखी उड़ती हुई. तो ये किसकी तरह से यूज हुआ? कॉम्प्लीमेंट की तरह से. और यहाँ पर जो फ्लाइंग है एक सीधे सीधे से नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह से यूज हुआ कि ऑब्जेक्ट की विशेषता है उड़ने वाला. वह उड़ रहा था या नहीं ये मेंशन नहीं है, लेकिन अगर वो एक्टिव है और वर्किंग ऑर्डर में है तो वहां पर आईएनजी आप बाद में लगाएंगे. अगर उसकी विशेषता है उड़ने वाला, डजंट मैटर कि अब उड़ रहा है या रुका हुआ है, बट उड़ सकता है, तो वहां पर आप आईएनजी पहले लगाएंगे, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट. तो दोनों ही तरह से आपने देखा कि आईएनजी क्वालिटी बताने का
काम कर रहा है नाउन के लिए। तो ये आपके दो यूजेज हुए। अब इनको हम दूसरी तरह से यहाँ पर समझने वाले हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में क्या करते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या लेते हैं। हम यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, हमने यहाँ लिखा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारी अपनी सोच है ताकि आपको समझना आसान हो जाए। इसमें हम सिंथेसिस का भी हेल्प लेंगे ताकि आपको ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से सीधी सादी तरह से समझ में आ जाए। तो पहला हमारा रूल है क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने पहले वाले पार्ट का नाम रखा, बिल्कुल इसको बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, क्विक एक्शन। हमने क्या नाम रखा, क्विक एक्शन। अब इस क्विक एक्शन में हमें क्या करना है, इस क्विक एक्शन में हमें देखना है, जैसे कि ट्रांसलेशन है इसलिए हिंदी लिखनी जरूरी है, टीचर को देखकर बच्चे खड़े हो गए। अब इसमें आपको यह चीज ध्यान देनी है कि क्या एक वर्ग के होते ही दूसरा वर्ग तुरंत हुआ या देर में। तो आपने इसको तोड़ना है 2 पार्ट्स में। टीचर अंदर आए, बच्चे खड़े हो गए और दोनों ही बहुत ही रैपिडली क्विक एक्शन के तौर पर तुरंत ही दूसरा काम हो गया पहले के विदिन अ फ्रैक्शन। अब इस सेंटेंस के ट्रांसलेशन में हम क्या करते हैं कि हमें इतना तो यहाँ पर ये पता रहता है कि बच्चे खड़े हो गए। अब ये को देखकर कैसे बनाएं, तो अब हमारी ट्रांसलेशन में अगर हम इसको इसी फ्लो में एक सही सिंटेक्स में, एक सही स्ट्रक्चर में ट्रांसलेशन को करते हैं तो हमें फुल मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो हम सेंटेंस को 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। क्या, द चिल्ड्रन सॉ द टीचर, दे स्टूड अप, दे स्टूड अप। तो इसको आपने ये लिखा तो ट्रांसलेट तो कर ही दिया। ये बात अलग है कि आपने एक सेंटेंस को 2 डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब यही 2 सेंटेंसेस आप इस तरह से लिख सकते हैं, जब एक काम के बाद दूसरा काम हो और वह विदिन अ फ्रैक्शन, एक ही सेकंड में दूसरा काम हो गया हो पहले काम के होने के तुरंत बाद ही, तो आप क्या करते हैं, पहले वाले वर्ग में आईएनजी लगा देते हैं। तो यहां चिल्ड्रन और दे एक ही बात है, तो आप लिखेंगे वर्ब में आईएनजी लगाकर, सीइंग द टीचर, द चिल्ड्रन स्टूड अप। तो हिंदी क्या बनी, टीचर को देखकर, तो सीइंग द टीचर द चिल्ड्रन स्टूड अप। यहां पर क्या हुआ कि चिल्ड्रन हमारा वह सब्जेक्ट है जिसको हमने काट कर निकाल दिया, सो को आईएनजी में कर दिया, सीइंग और बाद में दे आ रहा था। अब जो दे वाला पार्ट है वो हमें लिखना है, लेकिन चिल्ड्रन को हमें रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट केवल आप एक बार यहां लिख सकते हैं। तो अब चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन नाउन है और दे प्रोनाउन है। तो जब आपको चॉइस हो कि दोनों में से कोई केवल एक रखना है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको नाउन रखना है, प्रोनाउन हटा देना है। इट मींस दे की जगह पर आपने मेल वाला नाउन रखना है, प्रोनाउन हटा देना है, ये आपको याद रखना है। तो टीचर को देखकर बच्चे खड़े हो गए। मैं आपको रिकॉल करा दूं, जब एक काम को करते ही तुरंत दूसरा काम होता है तो पहले वाले में आईएनजी लगा करके आगे का पार्ट पूरा करते हैं। दूसरा पार्ट जो टेंसेस जो आपने सीखे हैं पास्ट नेफिट में, जिस भी टेंस में हो उसको आप आगे एज इट इज ट्रांसलेट कर देते हैं। तो क्विक एक्शन को आप यहां लिख सकते हैं करते ही। अगर हिंदी में जानना चाहते हैं, करते ही, होते ही, बोलते ही, जैसे ही बोला, किसी भी तरह से तुरंत का इंडिकेशन आपको मिले तो आप पहले वाले पार्ट में आईएनजी लगा सकते हैं। और ये रूल केवल जब ही लगता है जब दोनों पार्ट के सब्जेक्ट्स एक ही हों। तो आप इसको अच्छे से जो है अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। इस तरह से आइए कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स भी हम अभी सीखते हैं। हमने कहा कि आवाज सुनते ही बच्चा डर गया। तो आवाज किसने सुनी, बच्चे ने। डरा कौन, बच्चा। तो आप कहेंगे
हियरिंग द साउंड, फिर आपको कॉमा लगाना जरूरी है, द चाइल्ड गॉट फ्राइटेंड। अब डरने के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। तो पहले वाले में हमने आईएनजी लगाया और हमने अगर का पार्ट पूरा किया, उसके बाद हमने कॉमा लगाकर जो दूसरा पार्ट था जिसमें आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों थे, उसको हमने पूरी तरह से ट्रांसलेट करना है। अगर आप इसे सिंथेसिस समझते हैं, और जो सिंथेसिस है आपके कई बोर्ड्स में, यूपी बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स में यूज में आते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टीजीटी हो, पीजीटी हो, टेट हो, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो वहां पर आपको 2 सेंटेंसेस देकर कहता है कि इसका सिंथेसिस कीजिए बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। तो जब आपको दोनों एक्शन क्विक एक्शन में नजर आए तो पहले वाला सब्जेक्ट रिमूव करके आईएनजी कर दीजिए, और अगला पार्ट जो बाद में हुआ है उसे एज इट इज लिख दीजिए। तो आप यहाँ पर इस अब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के दूसरे टाइप में एंट्री करते हैं और सीखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल दूसरी किस तरह से हम ट्रांसलेशन में यूज करते हैं। तो इसका हमने अपनी तरह से इनफॉर्मली एक आइडेंटिफिकेशन बनाया है, वह यह है कि ऑब्जेक्ट एक्टिव। अब ऑब्जेक्ट एक्टिव से क्या मतलब है ये हम समझते हैं। इसमें हमने देखा, मैंने कक्षा में बच्चों को शोर मचाते हुए देखा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यदि हमारे पास एक लंबी ट्रांसलेशन है और हमें वो समझ नहीं आ रही तो हम उसको 2 पार्ट्स में तोड़कर बना सकते हैं। और ट्रांसलेटिंग स्टोरी के अंदर जब हम कोई भी अनुवाद करते हैं तो हम वहां पर अपने मार्क्स कटवाने से बच सकते हैं, कहीं ना कहीं हमें मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन हमें ट्रांसलेशन पूरा करना सीखना है, तो पहले इसको सीखते हैं कि 2 पार्ट्स में कैसे ट्रांसलेशन हो सकती है। तो पहला पार्ट हम बनाएंगे क्या, आई सॉ द चिल्ड्रन दे वर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। हमने इस सेंटेंस को 2 अलग अलग पार्ट्स में तोड़ लिया। क्या बोला कि आई सॉ द चिल्ड्रन दे वर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। तो 2 डिफरेंट सेंटेंस में तोड़ दिया। जब हमें ये ट्रांसलेशन करना होगा तो हम इसको इस तरह से भी कहकर बचकर निकल सकते हैं, लेकिन हमें ट्रांसलेशन करना सीखना है पूरा। तो अब हमारे पास इसको दोनों सेंटेंसेस को एनालिटिकली देखें तो आप देखेंगे आई इसका सब्जेक्ट है, द चिल्ड्रन इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, आई इसका सब्जेक्ट है और चिल्ड्रन इसका ऑब्जेक्ट है। दूसरे सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है और ये जो सब्जेक्ट है इस वाले में आप देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस आया हुआ है। चूंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर आईएनजी आता ही है। तो यहां पर हमें मिला आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस तरह के सिंथेसिस कह लें या ट्रांसलेशन कह लें, पहले सिंथेसिस समझ लें तो ट्रांसलेशन जल्दी आ जाएगा आपको समझ में। तो आपको यह समझना जरूरी है कि पहला पार्ट जिसमें कोई भी इंडेफिनिट या दूसरा टेंस दिया है पहला, और दूसरा जिसके अंदर आईएनजी फॉर्म वाली बात कही गई जो कि कंटीन्यूअस है। तो जो वॉज वर्ब के साथ या इजारिम के साथ जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रही है का सब्जेक्ट बिना आईएनजी वाले के सब्जेक्ट से मैच कर रहा है कि ऑब्जेक्ट से मैच कर रहा है। आपको सबसे पहले यह देखना है कि आईएनजी जिस की वर्ब में लगी है का सब्जेक्ट बिना आईएनजी वाले के सब्जेक्ट से मैच कर रहा है कि ऑब्जेक्ट से मैच कर रहा है। तो दे कौन है, चिल्ड्रन है या आई है? दे आई तो है नहीं, चिल्ड्रन और दे एक साथ मैच कर रहा है। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या बनी, आई सॉ द चिल्ड्रन अब इसे भी काट दीजिए, इसे भी काट दीजिए, ये सारा इसमें ऐड कर दीजिए। मेकिंग नॉइज इन दो, यहां पर जो क्लास है क्लासरूम भी लिख सकते हैं आप, और क्लास लिखा है तो भी चलेगा, इन द क्लासरूम। आई सॉ द चिल्ड्रन। तो ये चिल्ड्रन का जो यहां पर एडजेक्टिव है ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट की तरह से यूज हुआ है। तो चिल्ड्रन की विशेषता यानी बच्चों को शोर मचाते हुए, बच्चों का शोर मचाने का वर्ग जारी था। अगर आप मेकिंग पहले लगाते तो इसका मतलब हो जाता शोर मचाने वाले बच्चे, ये नहीं पता कि मचा रहे थे शोर या नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा, मैंने कक्षा में बच्चों को शोर मचाते हुए देखा, तो जो बच्चे थे वो ऑब्जेक्ट थे, ऑब्जेक्ट एक्टिवेटेड था तो ये हो गया ऑब्जेक्ट एक्टिव। तो ये आईएनजी
जिसके लिए आई थी उसी के बाद लगेगी। अगर आप इसे सिंथेसिस की तरह से देखें तो दोनों पार्ट्स को देखने के बाद आप ये देखें कि जो आईएनजी वाला पार्ट है वो बिना आईएनजी वाले के सब्जेक्ट से मैच कर रहा है या ऑब्जेक्ट से, और जब ऑब्जेक्ट से मैच करे तो जो जितनी यहाँ पर गैर जरूरी बातें हैं या आपकी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है, आप उसे निकाल दीजिए और आईएनजी को चिल्ड्रन के बाद रख करके पूरा आपने ये ट्रांसलेशन बना दिया है। अब हम यहाँ पर अपना एक दूसरा रूल और देखते हैं। आइए इसी को अभी हम रब नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा दूसरा रूल है क्या, इसमें हम लिखेंगे सब्जेक्ट एक्टिव। अब सब्जेक्ट एक्टिव होने का क्या मतलब है, सब्जेक्ट कैसे एक्टिव होगा। मैंने कक्षा में बच्चों को शोर मचाते हुए देखा। अब सवाल, आप ये ट्रांसलेशन लिख सकते हैं, आई सॉ द स्टूडेंट्स आई वॉज टीचिंग। भाई मैं पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट को देखता हूं या मैंने पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट्स को देखा, तो सीधी सी बात है कि मैं पढ़ा रहा था और उस वक्त मैंने स्टूडेंट्स को देखा। तो हमारा ट्रांसलेशन हुआ आई सॉ द स्टूडेंट्स आई वाज टीचिंग देन, कुछ भी लिखा हो आप इसको ये जान लीजिए कि यहाँ पर बिजी कौन है। तो बिल्कुल वैसे ही आप देखिए कि कॉन्टिन्यूअस वाले का सब्जेक्ट, कॉन्टिन्यूअस वाले का जो सब्जेक्ट है ये वाला बिना कॉन्टिन्यूअस वाले के ऑब्जेक्ट से मैच कर रहा है कि सब्जेक्ट से मैच कर रहा है, तो ऑफ कोर्स सब्जेक्ट से मैच कर रहा है। और यहाँ पर कौन किससे मैच कर रहा था, यहाँ पर ये मैच कर रहा था ऑब्जेक्ट से। तो जिससे मैच करता है उसके पास रखना है। अगर ऑब्जेक्ट से मैच कर रहा है तो टू डिफरेंट सिचुएशंस में ऑब्जेक्ट से पहले और बाद रखा जा सकता है, जैसे कि हमने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में बताया था। लेकिन अगर सब्जेक्ट से मैच कर रहा है तो आपको सब्जेक्ट से पहले ही लिखना होगा, सब्जेक्ट के बाद नहीं। तो फाइनली हमारी जो ट्रांसलेशन होगी वो ये होगी कि टीचिंग, क्योंकि ये जो टीचिंग है ये आईएनजी के अंदर आया है, तो ये जो आईएनजी है टीचिंग ये किसके लिए आएगी, स्टूडेंट्स के लिए। तो टीचिंग आई सॉ द स्टूडेंट्स। अब ये देख करके आप कहेंगे सेंटेंस कुछ अजीब सा लग रहा है, ये टीचिंग इनकम्प्लीट सा लग रहा है। तो हमेशा याद रखिए जब आप कोई भी काम करते करते, आते आते, जाते जाते, खाते खाते इस तरह से आए तो आपको आईएनजी लगाना होता है उस वाली वर्ब में जो बार बार रिपीट हुई है, ये एक से ज्यादा बार लिखी हुई है। अब यहाँ पर अगर हम आईएनजी इस तरह से, जैसे कि हमने वहां भी ऑब्जेक्ट के बाद सीधे आईएनजी लगा दिया था, तो वही आईएनजी हमने सब्जेक्ट से पहले भी लगा दिया। तो ये आईएनजी सब्जेक्ट से पहले हमारा लगाना कितना अच्छा है ये हम यहाँ पर देखते हैं। अब इस आईएनजी को देख करके इससे पहले हमने एक जो पहला वाला रूल था क्विक एक्शन वाला, तो आपको याद होगा उसमें लिखा था सीइंग द टीचर द चिल्ड्रन स्टूड अप। तो टीचर ने ही देखा और बच्चों ने टीचर को देखा और बच्चे तुरंत खड़े हो गए, तो वहां पर क्विक एक्शन दिखा रहा था। लेकिन यहाँ पर काम जारी है, बच्चों ने टीचर को देखा, वह तुरंत खड़े हो गए, यानी एक काम उस वाले सेंटेंस में जो क्विक एक्शन था उसमें समाप्त हो गया था। ये काम जो क्विक एक्शन था उसमें समाप्त हो गया था, लेकिन यहाँ वर्क समाप्त नहीं हुआ है। मैंने पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट को देखा, स्टूडेंट जो भी कर रहे थे वो भी जारी था, और जो मैं पढ़ाते हुए देख रहा था मेरा पढ़ाना भी जारी था। लेकिन टीचर के आते ही बच्चे खड़े हो गए, टीचर के अंदर आने का काम फिनिश हो चुका था। तो जिसमें केवल शुरू में आईएनजी आती है वो काम पहला फिनिश हो चुका होता है। लेकिन जब पहला काम कंटिन्यू चल रहा हो तो यहाँ पर आप व्हाइल एडिशनल लगाते हैं। तो अगर हम शॉर्ट में बोलें तो व्हाइल आपका एक्स्ट्रा लगता है। अगर आईएनजी आपका ऑब्जेक्ट के लिए आया है तो व्हाइल नहीं लगता, लेकिन अगर यही पार्टिसिपल वाला आईएनजी आपका सब्जेक्ट के लिए आया तो आपको व्हाइल एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर फाइनली हमने सीखा कि जब आप व्हाइल प्लस आईएनजी लगाते हैं तो आपका जो सेंस निकलता है, आपने कहा कि पढ़ते पढ़ते वह थक गया, सोते सोते वह गिर गया, और खाना खाते खाते वह ऊब गया, जो भी हो। तो जो यहाँ पर डबल आ रहा होता है, वर्ड रिपीट कर रहा होता है, उसको हम व्हाइल के साथ आईएनजी लगा करके ट्रांसलेशन बना लेते हैं। आप कह सकते हैं भाई मैं तो टीवी देखते देखते ऊब गया हूँ,
तो आप लिखेंगे while watching TV I got tired, I got tired while watching TV। आप इस पार्ट को इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन सीखें, जब आपका सीखने का दौर चल रहा हो तो किसी एक तरफ लिख करके बनाएं। जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएं तो फिर आप उसको बदल बदल कर लिख सकते हैं। तो मैंने पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट्स को देखा, तो while teaching I saw the students, यही हिंदी किसी और तरह से भी हो सकती है। कैसे? जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने स्टूडेंट्स को देखा, जब ये आप आई वॉज टीचिंग करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगी। एक्चुअली हम यहाँ क्लोज नहीं, सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने कोई सब्जेक्ट वगैरह यूज नहीं किया है। तो इसको आप लिखते हैं पढ़ाते समय या पढ़ाते हुए मैंने बच्चों को देखा। तो ये समय में टाइम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप व्हाइल टीचिंग लिखें तो इसमें टाइम इंक्लूडेड होगा। ट्रांसलेशन करते में आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप ट्रांसलेशन करें तो आपको वर्ड्स के पीछे नहीं भागना है। वर्ड के जो सीधे सीधे मीनिंग्स हैं, लिटरल मीनिंग्स को यूज नहीं करना है। आप इस सेंटेंस से सेंस पकड़ें और उसको ट्रांसलेशन में किसी और तरह से डाल दें। आपको ये रूल हमेशा याद रखना है, जैसे कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तो x इज इक्वल टू जेड। इसका मतलब ट्रांसलेशन में क्या है? हमने कहा मैंने पढ़ाते हुए बच्चों को देखा, तो पढ़ाते हुए इज इक्वल टू पढ़ाते पढ़ाते, और पढ़ाते पढ़ाते इज इक्वल टू वाई प्लस ing, तो आपने यूज कर लेना है। मैंने पढ़ाते समय को फिर सिंप्लीफाई करके आपने पढ़ाते पढ़ाते बनाया और फिर उसको इस तरह से आपने कर लिया। अगर आप एक एग्जाम्पल याद कर लेते हैं तो भी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो फाइनली ये आपकी ट्रांसलेशन हुई। आप इन दोनों को कंपेयर करते हुए इसका स्क्रीनशॉट ले। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे मैंने खेलते खेलते एक बच्चे को अपनी ओर आते हुए देखा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी हमने पीछे जो दो सब्जेक्ट एक्टिवेटेड और ऑब्जेक्ट एक्टिवेटेड, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जो एक्टिव होते हुए देखा था, अब हम दोनों को एक साथ यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट जो कि एक्टिवेशन में है और ऑब्जेक्ट जो कि एक्टिवेशन में है। पिछले दोनों एग्जांपल्स में दोनों अलग अलग थे, तो हमने इसको तोड़ लिया। आई वॉज प्लेइंग, मैंने खेलते खेलते देखा तो मैं खेल रहा था। बच्चे को देखा और बच्चा क्या कर रहा था, मेरी ओर आ रहा था। तो अब हम इसकी क्या करते हैं, अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो ट्रांसलेशन क्या होगा, सबसे पहले पार्ट की तरफ से कि ये आईएनजी का सब्जेक्ट बिना आईएनजी वाले के सब्जेक्ट से मैच कर रहा है कि ऑब्जेक्ट से। तो आईएनजी वाले का जो सब्जेक्ट था सब्जेक्ट से मैच कर रहा था, तो इसलिए ये व्हाइल प्लेइंग आप शुरू में लिखेंगे, व्हाइल प्लेइंग। ठीक है, अब आप लिखेंगे आई सॉ अ चाइल्ड। अब इसको और इसको देखेंगे, पहले हम इसको और इसको देख रहे थे। अब यानी ये था एक, ये था दो, अब ये इसके लिए एक है और ये आपका दो है। तो ही वॉज कमिंग, तो ये ही कौन है, मैं या बच्चा, तो ऑफ कोर्स बच्चा। आई सॉ अ चाइल्ड, ठीक है। तो अभी हमने चाइल्ड ये वाला लिख लिया पहले, तो अब आईएनजी चाइल्ड के लिए आई है, तो अभी आईएनजी चाइल्ड के बाद जाएगी, ये और ये हट जाएगा, तो हो जाएगा व्हाइल प्लेइंग आई सॉ अ चाइल्ड कमिंग टुवर्ड्स मी। While playing, I saw a child coming towards me। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर, हमने ये सीखा कि अगर कहीं पर एडजेक्टिव यूज हो रहा है तो भाई वो तो सब्जेक्ट से पहले भी आ सकता है, सब और ऑब्जेक्ट के पास भी आ सकता है, दोनों तरफ भी आ सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपकी आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरफ आ सकती है। अभी हम सीख रहे थे कि जब हमारे पास मेन वर्ब होती है तो हम उसमें आईएनजी लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन अब आप ये सोचिए, अगर हमारे पास वर्ड हो होना, और होने की इंग्लिश बिकम होती है, गेट होती है, और कभी कभी बी होती है। अगर हमारी होने की इंग्लिश बी है और कोई मेन वर्ब नहीं दे रखी, तो इसको कैसे यूज करेंगे उसको समझते हैं। उससे पहले आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट कर सकते हैं। लर्नर्स, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के अब हम फोर्थ पार्ट पर आते हैं। इस पार्ट में क्या है कि जैसे कि अभी हमने बताया, तो इसमें होने की इंग्लिश बी है। तो बी को कैसे, अगर हम दो पार्ट्स में तोड़ेंगे तो दो पार्ट्स में हम इसको कैसे लिखेंगे। अगर हम दो पार्ट्स में इसको लिखते हैं तो हम इसको दो पार्ट्स में लिखेंगे किस तरह से, क्या कि हम लिखेंगे ही वॉज सैड, ही रिटर्न। अब यहां पर ही वॉज सैड, ही रिटर्न है।
अब यहाँ पर किसी में आईएनजी तो आई नहीं, क्योंकि अब तक तो हम आईएनजी का यूज करते रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो जब दोनों के सब्जेक्ट्स मैच कर रहे हों तो आपको पता है कि आईएनजी उसके हिस्से में आती है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मैच कर रहा हो। तो लेकिन यहाँ आईएनजी नहीं है तो वॉज क्या होता है, यानी वॉज, वर, इज, आर और एम, इनका एक दूसरा रूप है बी। अब हम आईएनजी इसमें तो लगा नहीं सकते, तो हम किस में लगाएंगे, हम लगाएंगे बी में। तो क्या हो जाएगा, बी में आईएनजी लगाने पर बी प्लस आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, बीइंग। तो बीइंग का मतलब हो जाएगा होना। जब बिगिनिंग में लगाओगे तो कैपिटल लेटर यूज करोगे, तो ये कट गया, ये फिनिश हो गया। इसकी जगह हमने यूज कर लिया क्या, बीइंग सैड ही रिटर्न। तो क्या आंसर आया, बीइंग सैड ही रिटर्न। क्या कि दुखी होकर वह लौट गया। अब इसमें आपको पहले या बाद, जल्दी या देरी की यहाँ कोई बात नहीं करनी है। बीइंग सैड ही रिटर्न, तो होने की इंग्लिश आई बी और होकर बीइंग। जैसे गिरकर गुलदस्ता टूट गया तो गिरकर फॉलिंग डाउन, अब फॉलिंग डाउन हुआ तो कौन टूट गया, वास, तो अब वास आ गया। तो ये जो दुखी था, होना जो था वो भी ही के साथ था और रिटर्न होना भी ही के साथ है। तो यहाँ का ही हमने फिनिश कर दिया, सब्जेक्ट को यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो इस तरह से हमने सीखा कि होकर वाले जितने भी सेंटेंसेस हों उनको हम बीइंग में बदल देते हैं। और अगर हम सिंथेसिस की बात करें तो सिंथेसिस में क्या होता है कि ही वाज सैड, तो वाज, वर, इज, आर, एम को हम बीइंग में बदल देते हैं और मेन वर्ब वाला पार्ट एज इट इज कॉपी कर देते हैं। तो आपने इसके आधार पर बहुत सारे सेंटेंसेस आप कर सकते होंगे कि थक कर वह सो गया, तो बीइंग टायर्ड ही स्लेप्ट, ठीक है। खुश होकर वह मेरे पास आया, बीइंग हैप्पी ही केम टू मी। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हम हैं सेकंड पार्ट पर। पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने 4 इसके सब पार्ट्स को सीखा। अब जो इसका सेकंड पार्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल, तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं, अब हम इसको सीखने वाले हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल, हमने एक सेंटेंस लिखा अमेरिका जाकर उसने बहुत धन कमाया। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में एक बात आप अपने माइंड में सेव करके रखिए कि परफेक्ट पार्टिसिपल में 2 एक्शन आपके सामने होंगे। पहला एक्शन होगा, दूसरा होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी ऐसे होता था, बट अंतर यह है प्रेजेंट पार्टिसिपल में पहले एक्शन के तुरंत बाद दूसरा वर्ब होता था, बट परफेक्ट पार्टिसिपल में कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड टाइम जरूर लगता है, यानी डिले होगा। तो परफेक्ट पार्टिसिपल को हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं, डिलेड एक्शन, डिलेड एक्शन, ठीक है। डिलेड एक्शन आपने यहां लिखा। तो अमेरिका जाकर, अब अमेरिका जाते ही तो रुपए की बारिश नहीं हो जाएगी। रुपया कमाएंगे आप, एक मेहनत लगेगी, समय लगेगा, प्लानिंग होगी, एफर्ट्स होंगे, एक्सर्शन होगा, तब आपको रुपया मिलेगा। तो इसको हम 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, यानी ही वेंट टू अमेरिका, सेकेंड वन इज ही अर्न्ड मनी। या ही अर्न्ड मच मनी, आप यहां पर मच मनी, ही अर्न्ड मच मनी। तो यहां पर आप, हमने इस सेंटेंस को पिछले वाले ट्रेडिशन से इसको 2 पार्ट्स में तोड़ लिया। ही वेंट टू अमेरिका, ही अर्न्ड मच मनी। तो अब हमें इसे परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए आपको हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, में जरूर यूज करना होता है। अब ये हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ लगती है, जो काम पहले फिनिश हुआ उसमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगती है और बाकी दूसरा काम एज इट इज उतर जाता है। तो आपका रूल बना कि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाने के बाद का जो एक्शन है सेकंड, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो आई वेंट टू अमेरिका है, ये एग्जांपल में ही हैड गॉन टू अमेरिका भी हो सकता था, क्योंकि हैड ये दिखाता है कि पास्ट इंडेफिनिट से पहला जो काम वो पास्ट परफेक्ट में होता है। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट में सिंथेसिस में आपको नहीं भी दिया तो आप खुद जज कर लीजिए, कॉमन सेंस है कि पहले अमेरिका जाएगा तब रुपया कमाएगा। अब बेतुके लॉजिक्स लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई रुपया कमाया होगा तभी तो अमेरिका जाएगा, लेकिन अमेरिका तो इसलिए जाएगा ना ताकि और रुपया कमाए, तो इसलिए अमेरिका पहले गया किसी भी आर्गुमेंट से बचते हुए, और अर्निंग मनी उसने बाद में किया। तो जो पहले काम किया उसमें हैविंग लगाएंगे, दोनों के सब्जेक्ट्स कॉमन होना शर्त है। तो आप लिखेंगे हैविंग गॉन टू अमेरिका, कॉमा he earned
much money. तो आपने सीखा कि अगर दोनों एक्शंस के बीच में टाइम ज्यादा लग रहा है तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से शुरू कीजिए, क्विक एक्शन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से शुरू कीजिए, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आना जरूरी है। तो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि मुझे देखते ही वो मुस्कुराया, सीइंग मी ही स्माइल्ड। और दूसरी तरह से हम कहें कि दिल्ली आने के बाद मैंने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया, तो हैविंग कम टू दिल्ली आई एस्टेब्लिश माई बिजनेस। तो इसमें देर लग रही है तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि अमेरिका जाकर उसने बहुत धन कमाया, तो इस ट्रांसलेशन को जो पहले किया उसमें हैविंग गॉन टू अमेरिका और बहुत धन कमाया, ठीक है, तो उसमें वाला पूरा पार्ट आपने लास्ट में लिख दिया। तो इसके माध्यम से आपको इसका ट्रांसलेशन करना आसान हो गया। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लें। अब हम चलने वाले हैं पास्ट पार्टिसिपल की तरफ। पास्ट पार्टिसिपल में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज करते हैं किसकी तरह से? एडजेक्टिव की तरह से। अगर हम थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म की तरह से यूज करते तो ये मान लीजिए कि वो मेन वर्ब होती, लेकिन जब हम मेन वर्ब को यूज करते हैं एडजेक्टिव की तरह तो पार्टिसिपल होता है, और पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म होना जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, यहाँ हैविंग नहीं होता। तो हम इसको दो पार्ट्स में अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इसको सीखने के लिए ब्रेक करते हैं। तो ये एक फटी हुई किताब है, तो आपने क्या लिखा? दिस इज आ बुक। ओके, ये कौन सा पार्ट हुआ? पहला। इसको हम जब दो पार्ट में ट्रांसलेट करते हैं, दूसरा हो गया दिस इज टॉर्न। क्या लिखेंगे आप? दिस इज टॉर्न। तो अब ये देखिए, चूंकि क्वालिटी है तो दिस क्या है? बुक। ये ऑलरेडी दे रखा है आपको, इज दे रखा है, तो हमारे पास दिस ऑलरेडी दे रखा है ना। दिस इसके लिए नहीं आया, दिस आया बुक के लिए, इज ऑलरेडी है, तो हमें केवल इतना पार्ट उठाकर लाना है। तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज अ टॉर्न बुक। अब हमने कहा यह एक अवकाश प्राप्त अध्यापक है, यह दूसरे वर्ष में जो नौकरी के ईयर्स पूरे कर चुके हैं, तो रिटायर कहते हैं, रिटायर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और रिटायर हुए वे, तो जिसमें हुआ हुआ आ जाए उसमें ईडी लग जाएगा। यह वर्ब की जो भी थर्ड फॉर्म की फॉर्म होगी उसे आप यूज कर लेंगे, तो हो जाएगा ही इज या ही वॉज, वट एवर, ही इज अ रिटायर्ड टीचर। अब हमने ऐसे सेंटेंसेस अमूमन सुने हैं, जनरली सुने हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं रहता कि आखिर रिटायर्ड यहाँ यूज कैसे हुआ था। कई बार तो हम बनाते बनाते ये भी भूल जाते हैं कि रिटायर्ड कोई वर्ब भी है, हमें बस सीधे सीधे से एडजेक्टिव की तरह दिखने लगता है, और जब हम वर्ब में जाते हैं तब हमें पता लगता है अरे रिटायर वर्ब भी है। तो अब आप देख लीजिए, रिटायर्ड जो है आपके एडजेक्टिव की तरह से किसी नाउन से पहले आई, तो विशेषता जो नाउन से पहले आती है एडजेक्टिव होती है, तो ही इज अ रिटायर्ड टीचर। तो इस तरह से आप पास्ट पार्टिसिपल को यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के द्वारा विशेषता बताने में नाउन की। तो आप इसको उतार लीजिए, और स्टूडेंट्स इसके आगे और पार्टिसिपल से रिलेटेड दूसरे एडवांस रूल्स और उनके ट्रांसलेशन को जानने के लिए आप देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। और ट्रांसलेशन में हम उन सारे पहलुओं को शामिल करने वाले हैं, चाहे वो पैसिव वॉइस हो, चाहे वो क्लोजेस हो, चाहे वे फ्रेजेस हो, कोलोकेशंस हो, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस एंड वर्ड्स हो, इडियम्स हो, हम सबको ट्रांसलेशन के थ्रू जाएंगे, क्योंकि व्हाट एवर वी थिंक इन हिंदी वो हमारा इंग्लिश में अच्छे से आउटपुट के रूप में जाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो हिंदी भाषी लोग हैं वो अपने विचारों को इंग्लिश में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और कॉम्पिटिटिव लेवल में जब राइटिंग स्किल्स की बात आती है तो वो फ्लॉप हो जाते हैं। इस सब के लिए आप देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे इन सभी टॉपिक्स की ट्रांसलेशन करते हुए। हमारे लेक्चर्स को प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उसे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और जल्दी ही हम आपको सिंपल सेंटेंसेस के जो सिंथेसिस हैं और सारे सिंपल सेंटेंसेस बेस्ड जो ट्रांसलेशन है उस अगले वीडियोस में फिर आपके सामने आएंगे। तो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।